इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गस्सिमपुर। आज आपके सामने कक्षा 12 इतिहास विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेकर के आया हूँ। आज का जो हमारा अध्याय रहने वाला है वह है तुर्क आक्रमण। इससे पूर्व वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था यानी कि अरब आक्रमण। अरब आक्रमणों की जो कथा है वह यानी कि जो स्टार्टिंग है वह लगभग यानी कि 8वीं शताब्दी के आसपास की रही है, लेकिन जो तुर्क आक्रमण की जो कहानी है वह 10वीं शताब्दी के आसपास की रही है। यानी कि 2 शताब्दियों के मध्य जो गैप आया, इसके बाद यानी 8वीं शताब्दी के अंदर मान लिया जाए अरब आक्रमण हुआ, उसके 2 शताब्दियों तक वापस मुड़कर तुर्कों ने अरबों ने भारतीय और आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन 10वीं शताब्दी में यानी कि तुर्क आक्रमण भारत की ओर या तुर्क आक्रमण कर भारत की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। तो हम देखते हैं यानी कि तुर्कों ने किस प्रकार से भारत पर अपना आक्रमण किया या फिर किस प्रकार से अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, इसके बारे में आज का हमारा अध्याय रहने वाला है। यानी कि आज का हमारा जो अध्याय है वह है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के अंदर यानी कि जो गजनी वंश है या गजनी साम्राज्य है, इसके साथ हम बात करें जामनी वंश से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे जामनी वंश को जामनी वंश क्यों नाम दिया गया, इसके बारे में इसमें अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं तुर्क आक्रमण की या गजनी साम्राज्य की। तो देखते हैं सर्वप्रथम क्या है। तो यानी कि तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक है, शुरुआती संस्थापक है, वह अल्पतगीन है। कौन है? अल्पतगीन है। अल्पतगीन यानी कि तुर्क साम्राज्य का शुरुआती संस्थापक है। इसने यानी कि जो अपनी राजधानी थी वह गजनी को बनाया। गजनी वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर है। यानी कि अल्पतगीन ने अपनी राजधानी गजनी को बनाया। और अब क्या हुआ, अल्पतगीन है, इसके यानी कि मृत्यु के बाद में इसके जो उत्तराधिकारी जो इसके पुत्र थे वो विलासी थे, यानी वो एक प्रकार के योग्य शासक नहीं थे। इसीलिए यानी कि अल्पतगीन के बाद में जो वास्तविक आके सत्ता संभालता है वह संभालता है सुबुक्तगीन। कौन संभालता है? सुबुक्तगीन अल्पतगीन के बाद में आकर के सत्ता संभालता है। अब देखेंगे सुबुक्तगीन कौन है। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद भी है और दास भी है। यानी कि सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दास भी है और दामाद भी है। यह आकर के गजनी का शासक बनता है। अब क्या है, अब देखते हैं लगभग जैसे ही मान अल्पतगीन की 977 में मृत्यु होती है, 977 में ही गजनी का शासक कौन बन जाता है? अल्पतगीन के बाद में सुबुक्तगीन बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे सामने इंपोर्टेंट आ जाते हैं। हमने इससे पूर्व वीडियो के अंदर पढ़ा था भारत पर जो प्रथम आक्रमण था वैसे समुद्री रास्ते से बात करें तो 636 ईस्वी में यानी कि ठाणे पर किया गया था। अगर उसके बाद हम बात करें प्रथम आक्रमण जो सफल रहा या असफल हो गया था, लेकिन हुआ तो यानी भारत पर आक्रमण था, वह किसके द्वारा किया गया था? अरबों की बात करेंगे तो भारत पर प्रथम आक्रमण यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत पर प्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य बात है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भारत पर तुर्क आक्रमण यानी कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया गया था, तो वहां पर मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, तो वहां पर कौन आएगा? वहां पर सुबुक्तगीन आएगा। वहां पर कौन आएगा? सुबुक्तगीन आएगा। याद रखने वाली बात है, अगर भारत पर पूछा जाए प्रथम तुर्क आक्रमण किसका है तो सुबुक्तगीन का होगा। सुबुक्तगीन और पंजाब के शासक जयपाल के मध्य जय युद्ध हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया गया था तो वहां पर आंसर आएगा मोहम्मद बिन कासिम आएगा। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान रखने बात है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं यानी कि सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। जैसे ही सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र इस्माइल शासक बनता है गजनी का। लेकिन इसका जो शासन है वो 3-4 माह चलता है, अच्छी तरह नहीं चलता है। इसकी मृत्यु के बाद में यानी कि इसका भाई यानी कि महमूद गजनवी, जिसे गजनी के नाम से पुकारते हैं, यह गजनी के अंदर शासक बन के बैठ जाता है। कहां पर? गजनी के अंदर शासक बन के बैठ जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, यानी कि महमूद गजनवी या फिर जिसे इतिहास के अंदर गजनी के नाम से पुकारा जाता है, उसने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किए या फिर उसने कब से लेकर कब तक अपना शासन किया, इसके बारे में। तो यानी कि बात करते हैं महमूद गजनी। तो इसका शासन काल 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक यानी 32 वर्षों तक इसका शासन काल रहा। 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी या फिर गजनी का शासन रहा। इसके दौरान यानी कि अब क्या देखते हैं ये किस प्रकार शासक बना। इस्माइल को मारकर
इस्माइल को यानी कि अपने बड़े भाई को मारकर गजनी का शासक बनता है। महमूद गजनवी इस्माइल को मारकर गजनी का शासक बनता है। इससे पूर्व जब यानी कि अपने बात कर रहे हैं इस्माइल के बाप यानी कि इसकी सुबुक्तगीन के समय में ये महमूद गजनी है, ये खुरासान का गवर्नर हुआ करता था, राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद में अब क्या है यानी कि 998 में महमूद गजनवी समय को यानी कि गजनी का शासक बना लेता है, घोषित कर देता है। जैसे ये समय को गजनी का शासक घोषित करता है, जब शासक बन जाता है, वैसे इससे यानी कि इस्लाम धर्म का जो धर्मगुरु होता है उसे खलीफा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। खलीफा के बारे में याद रखेंगे, खलीफा किसे कहा जाता है? तो यानी कि इस्लाम धर्म का जो धर्मगुरु होता है वह सभी को खलीफा के नाम से उपाधि से सम्मानित करता है। उस खलीफा ने यानी कि महमूद गजनी को 2 उपाधियां दी थी। वो कौन कौन सी 2 उपाधियां हैं इसमें देखते हैं। पहली उपाधि है जामिन उद दौला। जामिन उद दौला यानी कि जामिनी वंश। अब देखिए जामिनी वंश इसे क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है क्योंकि उपाधि दी गई थी जामिनी की, इसीलिए इसे वंश को जामिनी वंश के नाम से पुकारा जाता है। तो देखते हैं पहली उपाधि जामिनी उद दौला की। जामिनी उद दौला का अर्थ क्या होता है? जामिनी उद दौला का अर्थ होता है यानी कि जो खलीफा का साम्राज्य है ना, जो खलीफा का साम्राज्य है या फिर इस्लाम का साम्राज्य है, उसका जो दाहिना हाथ है ना वह कौन है? वह जामिनी उद दौला यानी कि कौन हुआ? महमूद गजनी हुआ। पहली उपाधि ये दी गई खलीफा के द्वारा। दूसरी उपाधि खलीफा के द्वारा इन्हें दी गई जामिन उल मिल्कात यानी जामिन उल मिल्कात। जामिन उल मिल्कात का अर्थ होता है जो यानी कि इस्लाम या मुस्लिम है ना, इनका जो संरक्षक है वह होता है जामिन उल मिल्कात, यानी कि मुस्लिमों का जो संरक्षक है वह उसकी भी उपाधि यानी कि महमूद गजनी को खलीफा के द्वारा दी गई। ये 2 उपाधियां तो खलीफा के द्वारा दी गई। लेकिन जो तीसरी उपाधि है सुल्तान की, तीसरी उपाधि कौन सी है? सुल्तान की उपाधि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, यानी कि महमूद गजनी ने ही सर्वप्रथम यानी कि आकर के सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। तो ये 3 उपाधियां इसकी होगी। अब आगे हम बात करते हैं यानी कि हमने इतिहास में सुना है, जो पढ़ा भी है कि महमूद गजनी या फिर गजनी ने भारत में 17 आक्रमण किए। हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास कौन से साक्ष्य या सबूत है जिससे पता चलेगा भी गजनी ने भारत पर आक्रमण किए? तो इसके लिए यानी कि जो राइटर है, इतिहासकार विदेशी, वो है सर हेनरी इलियट। कौन है? सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट ने ही यानी कि कहा है कि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सर हेनरी इलियट ने यानी कि अपने इतिहास में यानी अपने ग्रंथ में लिखा है कि महमूद गजनवी या फिर गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसके भारत पर आक्रमण करने के क्या प्रमुख उद्देश्य रहे, यानी कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने के प्रमुख क्या उद्देश्य रहे, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं थे, इसका एक ही उद्देश्य था, धन लूटना। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वह था धन लूटना, और कोई उद्देश्य नहीं था। बाकी जो शासक आए उनके और उद्देश्य थे, जैसे महमूद बिन कासिम का क्या उद्देश्य था? धन लूटना तो ही था, इसके साथ साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी था, साम्राज्य विस्तार करना था, महत्वाकांक्षा भी थी, भारत की भौगोलिक सीमाएं भी थी। तो ये बहुत सारे कारण थे। लेकिन महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण एक उद्देश्य से किया कि धन लूटा जाए और राजा बनकर के ऐशो आराम की जिंदगी को व्यतीत किया जाए। तो ये तो था इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं हम उसके यानी कि आक्रमणों की, यानी कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। उनमें से प्रमुख कौन कौन से आक्रमण, इनके बारे में आज का यानी कि अध्ययन कर लेते हैं आगे। तो महमूद गजनी का जो प्रथम आक्रमण था भारत पर, वह था लगभग 1000 ईस्वी के अंदर, लगभग 1000 ईस्वी के अंदर, यानी कि आज से 1000 साल पहले यानी कि महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय यानी कि पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब की सीमाएं जो आज पंजाब देख रहे हैं, उस समय ये पंजाब नहीं था। उस समय के पंजाब की जो सीमाएं थी वो कंधार तक जाके लगती थी, जो अफगानिस्तान के पास है आज। तो उस समय यानी जो पंजाब का शासक था वह था जयपाल। जयपाल के विरुद्ध यानी गजनी ने आक्रमण किया। देखिए यहाँ पर जयपाल की बात करें तो जयपाल के साथ पहले यानी कि ये देखिए सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किया था, यानी कि ये वही जयपाल है जिसके साथ यानी कि गजनी के पिता यानी कि सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किया था। अब उसी जयपाल के साथ आगे आगे गजनी भी आक्रमण कर रहा है। कहा जाता है कि 1000 ईस्वी में भी
गजनी ने जयपाल को पराजित किया। और इसके बाद दूसरे आक्रमण यानी कि 1001 ईस्वी में आकर भी गजनी ने जयपाल को पराजित किया। इस दो शर्मनाक हार की वजह से जयपाल यानी कि आत्महत्या कर लेता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे चाहिए था एक बार फिर पुनः यानी ट्राई अगेन करता और शायद जीत जाता, लेकिन नहीं, मैं हार गया और यानी कि उसने आत्महत्या कर ली जयपाल ने। आगे हम बात करते हैं इसके छठे आक्रमण की। तो महमूद गजनी ने बापू छठा आक्रमण लगभग 1008 से लेकर के 1009 ईस्वी के अंत किया। 1008 से लेकर के 9 के बंदे किया। यह आक्रमण पंजाब पर किया गया, यह आक्रमण पंजाब पर किया गया, लेकिन इस बार जयपाल नहीं है, जयपाल के आगे वंशज है यानी कि आनंदपाल है। अब पंजाब का शासक कौन है? आनंदपाल है। अब गजनी अपने छठे आक्रमण के अंदर आकर के आनंदपाल को पराजित करता है, फिर एक बार धन दौलत को लूट करके वापस अपने प्रदेश गजनी में चला जाता है। अब क्या है, उसके बाद में आक्रमण निरंतर जारी रहते हैं। अब 12वें आक्रमण की ओर बढ़ते हैं। तो गजनी ने बापू 12वां आक्रमण लगभग 1018 से लेकर 1019 ईस्वी के मध्य किया। गजनी ने बापू जो 12वां आक्रमण अपना वह 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य किया, लेकिन अब उसने क्या किया, पंजाब तक तो लूटमार की, अब उससे आगे थोड़ा और बढ़ा, अब मथुरा की ओर गया, मथुरा से कनौज की ओर गया। मथुरा और कनौज के अंदर यानी कि उसने लूटमार तो की, इसके साथ उसने यानी कि जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे वहां का जो खजाना था उसको लूटा, मंदिरों को तोड़ने का कार्य भी यानी प्रथम बार अगर गजनी ने शुरू किया तो मथुरा और कनौज से शुरू किया। उस समय यानी कनौज के अंदर प्रतिहार शासक था, प्रतिहार वंश के शासकों का साम्राज्य था, राज्य था। प्रतिहार राजा को पराजित करके यानी कि मथुरा और कनौज को लूट करके एक बार पुनः वापस फिर गजनी चला जाता है। 12वें आक्रमण की बात है। इसके बाद उसका 13वां आक्रमण अगले वर्ष होता है, यानी कि गजनी का जो 13वां आक्रमण है 1019 से 1020 ईस्वी में होता है। इस बार यानी कि वह आगे बढ़ता है, कनौज से आगे बढ़ता है और इस बार चंदेल राजा को पराजित करता है। उस समय चंदेल राजा विद्याधर होता है। कौन होता है? अपने 13वें आक्रमण में चंदेल राजा विद्याधर को पराजित करता है। फिर वह वापस चला जाता है गजनी में धन दौलत लूट करके, फिर वहां से वापस और आता है। अब अगला आक्रमण उसका 16वां आक्रमण है। अब यानी कि गजनी का असली आक्रमण होता है भारत पर, जिस आक्रमण ने भारत में गजनी को या फिर भारत के इतिहास में गजनी को अमर बना दिया है, या फिर बोले तो भारतीय अस्मिता को अगर सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई है किसी आक्रमण ने तो वह और कोई नहीं था, वह गजनी था। जब गजनी के 16वें आक्रमण ने भारत को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई, चाहे आप उसको आर्थिक आधार पर ले लो चाहे धार्मिक आधार पर ले लो, क्योंकि जो गजनी का 16वां आक्रमण था वह कोई आम आक्रमणों की तरह नहीं था, वह बहुत ही भयानक, खतरनाक, भयावह और दुखदायी आक्रमण था। चलो देखते हैं 16वां आक्रमण किस प्रकार से था। तो गजनी का जो 16वां आक्रमण है 1025 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। गजनी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में भगवान यानी कि शिव यानी कि सोमनाथ के मंदिर पर होता है। वर्तमान में सोमनाथ का मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के पास है। वहां पर उस समय यानी कि लगभग 1025 ईस्वी में भीमदेव प्रथम नाम का एक राजा हुआ करता था, सोमदेव यानी उस क्षेत्र का। तो सोमदेव के मंदिर की ओर जिस समय यानी कि गजनी की सेना ने चढ़ाई करना शुरू की तो यानी कि भीमदेव जो प्रथम शासक था वह यानी कि सोमनाथ के यानी कि शहर को छोड़ करके अपने साम्राज्य को छोड़ करके भाग गया, डरता हुआ गजनी से भाग गया। लेकिन वहां की प्रजा ने हार नहीं मानी, उन्हें पता था, उन्हें विश्वास था कि भगवान सोमनाथ आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे और हम आखिर दम तक लड़ते हुए अपनी रक्षा करेंगे, भगवान सोमनाथ के पास रहेंगे। गजनी प्रथम दिन आक्रमण करता है तो शहर की दीवारों तक पहुंचता है, तो उससे शहर के लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और पहले दिन यानी कि गजनी की सेना शहर में प्रवेश करने से पीछे हट जाती है, प्रवेश नहीं कर पाती है। दूसरे दिन फिर दोबारा अगले दिन यानी कि गजनी की सेना फिर मंदिर यानी कि सोमनाथ शहर है उस पर चढ़ाई करती है, लेकिन इस बार भी यानी कि वो दीवार के ऊपर चढ़ने पर सफल हो जाते हैं, लेकिन दीवार के यानी कि अंदर आकर के शहर में लूटपाट नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन यानी कि उन्हें फिर दीवार से नीचे वापस आना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आकर के महमूद गजनी खुदा की इबादत करता है, खुदा को कहता है मैं तेरा ही बंदा हूँ, मैं तेरे ही यानी कि दिखाए रास्ते पर चल रहा हूँ, प्रचार यानी कि 100 झूठी कस्में खाई हुई खुदा के सामने उसने। और आखिर में यानी कि तीसरे दिन का वो दृश्य हमारे सामने आता है। तो तीसरे दिन क्या होता है, यानी कि इस बार तुर्क सेना पूर्ण जोश के साथ
आक्रमण करती है और दीवार को तोड़ते हुए यानी कि मंदिर में लूटमार करना शुरू कर देती हैं। उस समय वहां पर यानी शहर के लोग थे, जनता थी, उन्होंने भी अपने दृढ़ साहस के साथ तुर्क सेना का मुकाबला किया, लेकिन वह इस बार भगवान सोमनाथ के मंदिर को या फिर उसकी मूर्ति को नहीं बचा पाए। कहा जाता है कि गजनी समय खुद यानी कि सोमनाथ मंदिर के अंदर गया, भगवान सोमनाथ की मूर्ति को उठाया और वहां पर उसको तोड़ा अपने पैरों से, और आखिर में उसी सोमनाथ भगवान की मूर्ति को यानी कि उसने मक्का और मदीना की मस्जिद की जो सीढ़ियां है ना नीचे, उन सीढ़ियों के अंदर लगवाया था। यानी कि इस समय उसने बहुत ही क्रूरता का या फिर अमानवीयता का परिचय दिया था गजनी ने, इसलिए उसे क्रूर शासक के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि मूर्ति तोड़ने के बाद में या फिर सोमनाथ शहर में लूटपाट करने के बाद में वह अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि आप किसी हद तक अपने यानी कि जो गैर मानवीय कार्य कर सकते हो। इसलिए यानी कि उन्होंने लगभग 50,000 लोगों को तुर्क सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। यह बहुत ही दुखदायी घटना थी। तो यह था गजनी का यानी कि 16वां आक्रमण या फिर सोमनाथ मंदिर पर 1025 का आक्रमण, यानी कि जो सुनते हैं हमारे लोग खड़े होते हैं। इसके बाद में उसका अगला आक्रमण आता है, यानी कि 17वां आक्रमण आता है गजनी का। यह आक्रमण लगभग 1027 ईस्वी में होता है। लगभग 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण या फिर गजनी का अंतिम आक्रमण होता है। यह आक्रमण होता है जाटों के खिलाफ। और जाटों के खिलाफ क्यों आक्रमण होता है? क्योंकि जब पहले भी आक्रमण इसने किए, लूटमार करके ले गया, लेकिन जब सोमनाथ मंदिर के लूटे हुए धन दौलत हीरे खजाने को लेकर के गजनी दोबारा वापस अपने क्षेत्र या साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था, तब रास्ते में जाटों ने यानी कि गजनी से उसकी धन दौलत धन संपदा को काफी हद तक लूट लिया था। और इस बात का बदला लेने के लिए, जब जाटों को सबक सिखाने के लिए ही 1027 ईस्वी में गजनी जाटों पर आक्रमण करता है, जाटों को पराजित करता है। इसके कुछ समय बाद में कहा जाता है कि लगभग गजनी वापस चला गया अपने राजधानी गजनी जब अपने क्षेत्र में। वहां पर जाने के बाद में यानी कि जो उसका हीरे जवाहरात के इतने आक्रमण के सभी प्रश्न धनवार हीरे जवाहरात लूटे, तो उस यानी कि वो हीरे जवाहरात के एक कमरे में रहने लग गया और उन्हीं के साथ सारा दिन रहता था। यानी कि उसने कहा जाता है कि दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया था, उसके अंदर हमेशा यानी सोने चाहते थे कि वो लालसा रहती थी। और इसी कारण से लगभग 1030 ईस्वी के अंदर गजनी के अंदर ही महमूद गजनी का निधन हो गया, जाकर उसकी वहां पर मृत्यु जाकर राम नाम सत्य हो गया। तो आज का हमारा ये वीडियो था तुर्क आक्रमण महमूद गजनी या फिर गजनी साम्राज्य की। तो एक बार फिर थोड़ा रीडिंग लगा लेते हैं। प्रथम यानी कि तुर्क शासक था, उसका नाम अरक्तगीन था। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो गजनी को बनाया। इसके बाद में सुबुक्तगीन आया। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था गजनी। लेकिन इससे पूर्व में बात करूं बात पर प्रथम तुर्क आक्रमण अगर किसने किया तो वह सुबुक्तगीन ने किया। बात पर प्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद गजनी ने लगभग 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक वहां पर शासन किया। उसने 2-3 उपाधियां धारण की। इसके साथ साथ यानी उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 1025 ईस्वी में भगवान शिव के यानी सोमनाथ मंदिर को जो गुजरात में उसको लूटा था। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।